गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सनसे बने। दोस्तों, शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेतन भुगतान को लेकर के। नवनियुक्त शिक्षकों की समस्याओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, वेतन भुगतान आप देख रहे हैं कि बिहार के कई जिले में दोस्तों वेतन का भुगतान किया जा रहा है और कई जिलों में नहीं भी किया गया है। दोस्तों, अभी तक 3-4 ऐसे जिले हैं जहां पर वेतन का भुगतान कर दिया गया है। आप रोहतास में, आपका चेनारी प्रखंड में किया गया है। दोस्तों, वेतन भुगतान कर दिया गया है। वहीं नवादा के कई प्रखंड में कर दिया गया है और बाकी बचे हुए प्रखंड में 1 से 2 दिनों के अंदर पेमेंट हो जाएगा। दोस्तों, सभी नवनियुक्त शिक्षकों को पेमेंट मिल जाएगा। वहीं कटिहार में भी आपका पेमेंट कर दिया गया है, समस्तीपुर में भी पेमेंट कर दिया गया है। दोस्तों, कई जिले में आपका 31 मई तक ज्वाइनिंग के डेट से लेकर के 31 मई तक का वेतन का भुगतान किया गया है। दोस्तों, तो कहीं कहीं पे ज्वाइनिंग डेट से लेकर के मार्च तक का ही पेमेंट दिया गया है। 1 मंथ का पेमेंट का भुगतान किया गया है। दोस्तों, जहाँ पे सिर्फ 1 मंथ का दिया गया है तो वहाँ पे बहुत जल्द, आई थिंक ऐसा लगता है कि बकरीद से पहले बाकी जो बचे हुए महीने हैं उसका आपको पेमेंट दे दिया जाएगा, क्योंकि उन जिलों में उससे पहले जो शिक्षक थे दोस्तों, उन लोगों का मार्च तक का पेमेंट कर दिया गया था और बाकी जो आपका अप्रैल मई जून का जो बचा हुआ है वो उन लोगों के साथ आपका पेमेंट हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस जिले में दोस्तों अभी तक 1 भी महीने का पेमेंट नहीं दिया गया है, प्रक्रिया चल रही है और लग रहा है कि शायद प्रक्रिया कुछ और दिनों तक चलेगी। पता नहीं कब तक पेमेंट का भुगतान होगा, नहीं होगा, ये भी चीज़ें चल रही है। वहाँ पे शिक्षक को, जो नवनियुक्त शिक्षक हैं दोस्तों या जो संघ है, उन्हें सक्रिय होना होगा और जब तक वो सक्रिय नहीं होंगे, डीओ डीपीओ सर से मुलाकातें नहीं होंगी और जब तक उनसे ज्ञापन नहीं दिया जाएगा, उन्हें नहीं बताया जाएगा समस्याएं, तो और आपकी लेट हो सकती है। इसलिए जो भी अपने अपने जिले में सक्रिय सदस्य हैं, जरूर डीओ डीपीओ सर से मिलिए और जल्द से जल्द वेतन भुगतान का निवेदन कीजिए कि जल्द से जल्द हम लोग का वेतन भुगतान किया जाए। 5 महीने हो चले हैं दोस्तों, 4 महीने हो गए, 5वें महीने में आ गए हैं और अभी तक यदि वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा तो आर्थिक परेशानी तो होगी ही। आखिर कितना दिन तक घर से खर्च चलेगा, ये भी समस्याएं हो रही है। कर्ज ले करके लोग अपनी विद्यालय आ जा रहे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं अपनी बाइक में आने जाने के लिए। दोस्तों, ऐसी स्थिति हो गई है और ऐसी स्थिति में भी पेमेंट का भुगतान नहीं होगा तो समस्याएं तो उत्पन्न हो ही रही हैं और भी समस्याएं विकट हो जाएंगी। इसलिए शिक्षा विभाग जल्द से जल्द, जिला शिक्षा विभाग जो है वो जल्द से जल्द सभी नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन जारी करे। दोस्तों, अगली जो खबर है दोस्तों, ग्रेड पे को लेकर के कि क्या ग्रेड पे दिया जाएगा अभी से ज्वाइनिंग के डेट से या ग्रेड पे ज्वाइनिंग के डेट से नहीं दिया जाएगा। तो शिक्षा विभाग की तरफ से साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी शिक्षा विभाग की तरफ से ग्रेड पे नहीं दिया जाएगा। मुश्किल है। जो लेटर वायरल हो रहा है दोस्तों, उसमें मांग की गई है कि सभी नवनियुक्त शिक्षक जो प्रशिक्षित हैं तो उन्हें ज्वाइनिंग के डेट से ही दिया जाएगा, लेकिन वो किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है। वो मांग की गई है कि आपकी मांग है, हमारी मांग है कि आप हम लोगों को ज्वाइनिंग के डेट से ही ग्रेड पे दें। ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नहीं जारी किया गया है सचिवालय स्तर से या शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री स्तर से, ऐसा बिल्कुल कहीं भी कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक मांग है। तो जो अफवाहें जो चल रही हैं कुछ दिनों से, उस पर विराम लगना चाहिए और उन अफवाहों से बचें। ग्रेड पे अभी आपको नहीं दिया जा रहा है। हाँ, ग्रेड पे दिया जाएगा, इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। बिना संघर्ष के आपको ग्रेड पे नहीं दिया जाएगा और संघर्ष है उस किस रूप में और कैसे किया जाएगा, बाद में इसका भी खुलासा किया जाएगा। लेकिन अभी सबसे पहले जरूरी है कि बिहार के 38 जिले में 42,000 नवनियुक्त शिक्षक साथियों को सबसे पहले पेमेंट का भुगतान हो जाना चाहिए, वेतन मिल जाना चाहिए। यदि 1 मंथ का ही दिया जाता है तो 1 मंथ का ही दिया जाए, लेकिन कोशिश यही है कि 31 मई तक कम से कम आपका 5वां महीना चल रहा है तो 3 या 4 मंथ का पेमेंट सबको मिलना चाहिए। लेकिन जो जहाँ पे जैसे दिया जा रहा है, कम से कम यदि 1 मंथ का भी अभी दिया जा रहा है तो भी 1 मंथ का पेमेंट मिल जाना चाहिए सभी 42,000 नवनियुक्त शिक्षकों को। दोस्तों, उसके बाद मुद्दे पर आगे स्टेप्स लिया जाएगा। अगली जो आप देख रहे हैं मुद्दा है दोस्तों, ब्रिज कोर्स। जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स भी होना चाहिए। जितने भी बीएड करके और शिक्षा के अभ्यर्थी 1 to 5 में ज्वाइन किए हैं, उनके लिए ब्रिज कोर्स इम्पोर्टेंट है, मायने रखते हैं। और शिक्षा विभाग से गुजारिश भी है और उसके लिए पहले से ज्ञापन भी शिक्षा विभाग में दिया गया है और बहुत जल्द एक और ज्ञापन दिया जाएगा शिक्षा विभाग में कि सभी नवनियुक्त शिक्षक जो हैं बीएड करके 1 to 5 में
जॉब कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स करवाया जाए। शिक्षा विभाग की तरफ से उम्मीद है कि अगस्त या सितंबर में इस बाबत लेटर निकलवाने की पूर्ण कोशिश की जाएगी। दोस्तों अगली खबर जो है वो है आपका फर्जीवाड़े को लेकर के। आप देख रहे हैं कि फर्जीवाड़ा छठे चरण में भी अभी तक उजागर हो रहे हैं, और जो फर्जीवाड़ा जहां कहीं भी हुआ है, यदि नियम के विपरीत है तो उन्हें बिल्कुल कैंसिल किया जाना चाहिए। दोस्तों आप इसी क्रम में देख रहे हैं कि दरभंगा के अलीनगर में 25 नवनियुक्त शिक्षक हैं दोस्तों, जिनका वेतन को स्थगित कर दिया गया है और रोक दिया गया है, रोक लगा दी गई है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से उनका मेधा अंक बना हुआ है। वोकेशनल जो सब्जेक्ट्स हैं या एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट्स हैं उसके भी मार्क्स को ऐड करके और उनका मेरिट बनाया गया है। तो इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, तो इसके लिए जाहिर सी बात है आपकी नियोजन इकाई तो जिम्मेवार है ही, लेकिन जब आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया था तो यदि शिक्षक अभ्यर्थी उस समय यदि उन पर आपत्ति किए हैं तो बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। यदि वो आपत्ति नहीं किए हैं, देख करके आंख बंद कर लिए हैं, तो फिर उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल जांच के घेरे में है, जांच चल रही है, आगे जो भी उस पर कार्रवाई किया जाएगा वो आपका जिला शिक्षा विभाग करेगा। दोस्तों और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों का कहना है कि आखिर में जो मेगा अंक बनेगा वो कितने नंबर पे बनेगा, कितने नंबर पे नहीं बनेगा। स्पष्ट आप समझ लीजिए कि इस विषय में आप फेल करते हैं और आपका जो रिजल्ट है वो प्रभावित नहीं होता है। आप समझ लीजिए, जिस विषय में आप फेल करते हैं और उसके फेल करने से, उस विषय के फेल करने से आपके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं होता है, तो वो सब्जेक्ट आपका काउंट नहीं होगा। जैसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में कुछ लैंग्वेज ले लेते हैं, फ्रेंच, जापानीज, जो भी लैंग्वेज इस टाइप के जो लोग लेते हैं, मार्क्स उसमें अच्छे भी आ जाते हैं। लेकिन यदि आप उस लैंग्वेज के सब्जेक्ट में फ्रेंच है, जापानीज है, उर्दू है, यदि कोई लेते हैं और यदि उस सब्जेक्ट में आप फेल कर जाते हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट है वो आपका पास होता है। उस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के फेल करने से आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है, मतलब आप ग्रेजुएशन पास कहे जाते हैं, ग्रेजुएशन फेल नहीं कहे जाते हैं। तो वो सब्जेक्ट आपका काउंट नहीं होगा। और जिस विषय में यदि आप फेल कर जाते हैं और उसके फेल होने से आपका रिजल्ट प्रभावित होता है, आप फेल कहे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप सोशल साइंस के स्टूडेंट है और यदि आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें, और यदि आप हिस्ट्री में फेल कर जाते हैं तो आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट फेल कहा जाता है। तो ये सब्जेक्ट आपके ऐड होंगे। लेकिन यही आप लैंग्वेज या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कुछ आप ले लिए हैं, जैसे होम साइंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट तो होता है और म्यूजिक वगैरह से संबंधित कोई रिजल्ट होता है, कोई सब्जेक्ट होता है, और यदि आप उस सब्जेक्ट में पास भी कर जाएं, अच्छे नंबर भी आए, या उस सब्जेक्ट में आप फेल भी हो जाते हैं, आपके 15-20 नंबर भी आते हैं, तो आपके रिजल्ट पे कोई प्रभाव ना हो। यदि आप म्यूजिक सब्जेक्ट लिए रखे हुए हैं, कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट जापानीज, फ्रेंच कुछ भी रखे हुए हैं, चाइनीज, और यदि आप उस सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं और उसके बाद आपका रिजल्ट पे कोई असर नहीं होता है, आप ग्रेजुएशन पास कहे जाते हैं, तो वो मार्क्स आपका ऐड नहीं होगा। इसको अच्छे तरह से समझ लीजिए। और जिससे यदि आप फेल करने से आपका रिजल्ट प्रभावित होता है तो वो सब्जेक्ट, वो विषय आपका ऐड होगा। दोस्तों यही फार्मूला है, इसी फार्मूले के तहत आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ग्रेजुएशन में 1500 पे आपका बहुत जगहों पे 800 था कि ऑनर्स पे बनेगा, या आपका 1500 पर बनेगा, तो आपका 1500 पर ही बनेगा। तो जहां पर भी इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, या नियोजन इकाई की तरफ से हुआ है या आपके तरफ से हुआ है, तो जांच पड़ताल होगी, आप बाद में भी पकड़े जाएंगे, जैसा कि आप अलीनगर में अभी देख रहे हैं। दोस्तों इसी क्रम में मैं 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कि तमाम तरह की जो समस्याएं हो रही हैं, इस तरह की समस्या आपके साथ ना हो, इसलिए अगली फेज में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सावधानी से अपना फॉर्म फिल करेंगे। किसी भी तरह का कोई हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। जो प्रमाण पत्र आप जो बनवा रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए, उसमें भी किसी भी तरह का कोई फर्जीवाड़ा ना हो। जैसा कि अमूमन अभी देखने में आ रहा है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जब वो जान रहे हैं कि इस बार डोमिसाइल लागू है, तो पहले से ही अपना आवासीय डोमिसाइल, कास्ट वगैरह बना ले रहे हैं। तो दोस्तों आपके साथ समस्याएं होंगी, वो आपका पता चल जाएगा, और जैसे ही आपके ऊपर पता चल जाएगा कि आपने कुछ भी फर्जीवाड़ा किया है, आप रहने वाले दूसरे राज्य के हैं और आप यहाँ पे आकर के आवासीय बनवा लिए हैं,
तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा और आपके ऊपर FIR होगी, सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा, जेल के अंदर डाले जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से जो घटनाएं हैं ये करने से बचें। अमूमन अभी सुनने में आ रहा है जो 7th फेज की नोटिफिकेशन आने वाले हैं, तो अदर स्टेट के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बिहार में आकर के और अपना आवासीय प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो आपको आने वाले समय में समस्या होगा दोस्तों। और इस बार जो मिसाइल लागू होगा तो आपके आगे पीछे वाले जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी देखेंगे, वो भी निगरानी करेंगे कि आखिर आप कहाँ से हैं, आपकी सारी डिग्रियां कहाँ से हैं और आपका आवासीय कहाँ से है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका जो आप एड्रेस दिए हैं वो एड्रेस सही में है भी या नहीं भी है। तो इन सारे चीज़ों पे जांच पड़ताल किया जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। तो इसलिए संभल करके रहें कि ऐसा ना हो कि आपका ये नौकरी तो नहीं मिलेगा और भविष्य में किसी नौकरी करने लायक भी ना रहें। खासकर अदर स्टेट वाले जो भी इस बार इस तरह की जो घटनाएं कर रहे हैं, जो आवासीय प्रमाण पत्र वगैरह जो बनवा रहे हैं, वो लोग अभी से ही संभल जाएं दोस्तों। अगली खबर जो आ रही है वो है 8वीं पास विद्यार्थियों को 9वीं कक्षा में नामांकन सुनिश्चित करें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने प्रवेश उत्सव विशेष नामांकन अभियान को सफल बनाने एवं 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हर विद्यार्थी की 9वीं कक्षा में नामांकन सुनिश्चित कराने की अपील शिक्षकों एवं अभिभावकों से की है दोस्तों। अभी रविवार को उन्होंने अपील की है कि राज्य भर के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की 9वीं कक्षा में 8वीं पास विद्यार्थियों के नामांकन हेतु 15 जुलाई तक प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत सभी गांव टोला में 8वीं पास बच्चों को चिन्हित कर उनका नामांकन कराना अनिवार्य है। इस अभियान में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की भागीदारी हो रही है। उन्होंने कहा कि 9वीं कक्षा में 8वीं पास विद्यार्थियों के नामांकन के लिए अभिभावकों को प्रेरित करने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को दी गई है। उन्होंने विशेष नामांकन अभियान की सफलता हेतु घर घर में अलग जगाने हेतु समाज के सभी वर्गों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों और अभिभावकों से आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि इस अभियान में यह प्रयास किया जा रहा है कि 8वीं पास एक भी विद्यार्थी 9वीं कक्षा में नामांकन से वंचित नहीं हो। 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक अध्ययन की अवधि में ही विद्यार्थी का ज्ञान विस्तार होता है, जो उनका करियर संवारने में काम आता है दोस्तों। आज के सुर्खियों में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑप्शन से बने इसके साथ बने रहें।